ओम अरुणोदराय नमः। अथर्वा क्लासेस में मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे आप सभी प्रिय मित्रों का स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। माता सरस्वती वीणा पाणी की आप पर कृपा दृष्टि बनी रहे, आपका बुद्धि विवेक हमेशा तंदुरुस्त रहे। आइए आज के टॉपिक पे चर्चा करते हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत कल हम कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के टॉपिक पे हमने चर्चा की थी। आज उसी क्रम में इल्तुतमिश के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में तुर्क शासन का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और शमसुद्दीन इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था कौन? इल्तुतमिश। आइए देखते हैं। और इसने कई पदों पर यह नियुक्त भी रहा। दिल्ली सल्तनत वास्तविक संस्थापक था। 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? साम्राज्य का स्वामी। इसकी जो जनजाति थी, इल्बरी जनजाति का तुर्क था। ये क्या था? इल्बरी जनजाति का तुर्क था। ये पिता का नाम था ईलम खां। पिता का नाम क्या था? ईलम खां। और इसका जो वंश था वो था शमसी वंश। राजधानी दिल्ली थी इसके शासनकाल में। और इसकी मृत्यु जो है 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में हुई। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा, जिनका नाम था अल मुस्तनसिर बिलहाल, से खिल्लत व मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। और यह अधिकार पत्र प्राप्त हुआ उसे 1229 ईस्वी में। किसके द्वारा? अल मुस्तनसिर बिलहाल से, जो बगदाद के खलीफा थे। अब इल्तुतमिश ने कुछ उपाधियां भी थी। आइए देखते हैं। अमीर उल उमरा एक उपाधि थी इनकी, अमीर उल उमरा। दूसरी उपाधि थी इनकी सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए आजम। और अगली उपाधि थी इनकी नासिर अमीर उल मोमिन। तीसरी उपाधि जो इनको प्राप्त हुई थी नासिर अमीर उल मोमिन। अगली उपाधि थी ईश्वर की भूमिका संरक्षक, भी इनको कहा जाता था। जो इनकी उपाधि ईश्वर की भूमिका संरक्षक। अगली उपाधि इनकी आई ईश्वर के सेवकों का सहायक भी थे। इनकी उपाधि ईश्वर के सेवकों का सहायक। अब इल्तुतमिश की प्रमुख समस्याएं भी थी। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो इसकी प्रमुख समस्याएं थी। कौन कौन सी समस्याएं थी? आइए देखते हैं। तजुद्दीन यलदौज जो गजनी का शासक था, पहली समस्या ये थी। दूसरी समस्या थी नासिरुद्दीन कुवाचा और उच्च सिंध मुल्तान भटिंडा कोहराम सरस्वती लाहौर, यहां पे इसका आधिपत्य था। यह समस्या थी इनके समय की। दूसरी प्रमुख समस्या थी अलीमर्दान जो बंगाल का लखनौती शासक था। यह भी इनके लिए एक समस्या उत्पन्न कर रहा था बारंबार। इसके बाद राजपूत शासक भी थे जो जालौर और रणथंभौर ग्वालियर में राज्य कर रहे थे। ये भी इनकी एक समस्या थी उस समय। और अगली समस्या थी मंगोल आक्रमण जो चंगेज खान का के नेतृत्व में था। तो ये थी समस्या। और इस समस्याओं से निराकरण कैसे प्राप्त किया इल्तुतमिश से, आइए उसके विषय में जानते हैं कि इसकी समस्याओं का हल इसने किस प्रकार निकाला।
इल्तुतमिश की जो समस्याएं थी उससे निजात पाने के लिए सुल्तान ने क्या किया, प्रॉब्लम फॉर प्लानिंग की, जिसके अंतर्गत समस्या दूर करने की योजना बनाई। कैसी योजना, आइए देखते हैं। तुर्कान ने चहलगानी का गठन किया। तुर्कान ने चहलगानी क्या है, यह एक ऐसा 40 अमीरों का संगठन था। अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए सुल्तान ने निष्ठावान गुलामों को एकत्रित किया, जिसमें एक नया दल बनाया जिसमें 40 सदस्य शामिल हुए, जिसे 40 मंडल या 40 गुट के नाम से जानते हैं। और इनकी नियुक्तियां प्रशासन के मुख्य पदों पर की गई। 40 जो सदस्य बने थे ताकि प्रशासन सुचारू रूप से चला सके। इसके अंतर्गत सबसे पहले ताजुद्दीन यलदौद को समाप्त किया। कैसे, आइए देखते हैं। यलदौद जिस समय इल्तुतमिश शासक बना, गजनी के सुल्तान ताजुद्दीन यलदौद ने इल्तुतमिश को गजनी साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय प्रदेशों का शासक मानते हुए उसके लिए गजनी साम्राज्य के राज चिन्ह भिजवाए थे। यलदौद इस प्रकार इल्तुतमिश को अपना सामंत समझता था, जो कि इल्तुतमिश के लिए घोर अपमान की बात थी। उस समय इल्तुतमिश की ऐसी स्थिति न थी कि वह अपने अपमान का बदला ले सकता। 1215 ईस्वी में ख्वारिज्म के शाह ने यलदौद पर आक्रमण किया। यलदौद को गजनी से भागना पड़ा। यलदौद गजनी से भागकर लाहौर पहुंचा। वहां पे कुबाचा को परास्त किया और लाहौर पर आधिपत्य कर लिया यलदौद ने। इल्तुतमिश के लिए अब आवश्यक हो गया था कि यलदौद के मध्य तराइन के दौरान में युद्ध हुआ, जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई। हसन निजामी कहते हैं कि यलदौद बंदे बना लिया गया और उसे बदायूं से ले जा रहे थे, जहां उसका वध कर दिया गया। निजामी एवं हबीब ने लिखा है कि इल्तुतमिश के लिए यह दोहरी विजय थी। उसकी सत्ता को ललकारने वाले सबसे भयंकर शत्रु का विनाश और गजनी से अंतिम रूप से संबंध विच्छेद, जिसके फलस्वरूप दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व निश्चित हो गया और इस प्रकार गजनी भी इनके कब्जे में आ गया। इसके बाद आता है कुबाचा, जिसका समय 1217 से 1220 तक इनका समय रहा। 1228 में इससे निजात पाई इन्होंने कुबाचा से। कुबाचा पर विजय कैसे प्राप्त की? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही के समान ही नासिरुद्दीन शाह कुबाचा का सुल्तान था, जो मोहम्मद गोरी का यह भी गुलाम था। उसने मोहम्मद गोरी की अत्यंत सेवा की थी। उसकी स्वाभिमान से प्रसन्न होकर गोरी ने उसे कच्छ का प्रांतीय शासक बनाया था। गोरी की मृत्यु के पश्चात कुबाचा ने अपने पराक्रम से सिविस्तान तक समस्त प्रदेशों को अपने आधिपत्य में कर लिया। उसकी शक्ति से परिचित ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन के साथ कर दिया था। यह इनकी एक अहम भूमिका थी कुतुबुद्दीन ऐबक की कि जिससे ना जीत पाओ उसे अपना संबंधी बना लो। इस प्रकार नासिरुद्दीन शाह का दामाद हो गया, जिससे मित्रता हो गई, संबंध भी हो गए और आक्रमण से
निजात पा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक और नसीरुद्दीन शाह दोनों लड़ाई के युद्ध से विराम मिल गया। इल्तुतमिश चिंतित था इस बात को लेकर, उसकी बढ़ती हुई शक्ति से इल्तुतमिश चिंतित भी हो गया। नासिरुद्दीन शाह की बढ़ती हुई स्थिति को देखकर चिंतित हो गया। यलदौद को परास्त किया। कुबाचा ने परिस्थितियों से लाभ उठाते हुए लाहौर पर अपना पूरा अधिकार स्थापित कर लिया। लाहौर पर इसने फिर से नासिरुद्दीन ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यलदौद से मुक्ति मिलने के पश्चात इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण किया तथा उसे परास्त कर उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। किसे? नासिरुद्दीन कुबाचा को। कुबाचा स्वतंत्र शासक के समान ही इल्तुतमिश के व्यवहार से करता हुआ इसी समय चंगेज खां भी आ गए और ख्वारिज़मी के शासक जलालुद्दीन मंगलबर्दी पंजाब पहुंचा, कुबाचा के राज्य को क्षति पहुंचाई। इसी समय मंगोलों ने भी कुबाचा के राज्य पर आक्रमण किया। मुल्तान में लूटपाट की। कुबाचा के इस संकट में स्थिति को देखते हुए, लाभ उठाते हुए इल्तुतमिश ने कुबाचा के राज्य पर धावा बोल दिया। कुबाचा इल्तुतमिश की सेना का सामना किए बिना ही भाग खड़ा हुआ। उसके पीछे इल्तुतमिश भी पीछे पीछे गए। चिनाब पर स्थित मंसूरा के निकट उसे युद्ध करने के लिए विवश किया। पराजित हुआ और इल्तुतमिश लाहौर पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश का लाहौर तक अधिकार हो गया। अपने पुत्र नासिरुद्दीन को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। कहां का? कुबाचा का शासक नियुक्त कर दिया। कुबाचा की नदी पार करते समय नाव उलटने से कुबाचा की मृत्यु हो जाती है और कुबाचा को चाहते हैं नासिरुद्दीन शाह को बना दिया। अब इसके बाद आता है मंगोल संकट। मंगोलों के विषय में जान लेते हैं। मंगोलों का समय 1221 से 1224 के लमसम हुआ, इनका समय रहा है। तो मंगोल संकट इसी बीच में रहा। इल्तुतमिश के समय में अपने महान नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल ख्वारिज़्म के युवराज जलालुद्दीन मंगबर्दी का पीछा करते हुए सिंध तक पहुंच गए थे। जलालुद्दीन ने सहायता मांगी इल्तुतमिश से कि हमारी सहायता की जाए, लेकिन सहायता करने से साफ इनकार कर दिया और इल्तुतमिश ने कहा उसके प्रदेश में उनके समान शासक के अनुरूप जलवायु नहीं है। विनम्रपूर्वक कहलाया, अतः खेद प्रकट करते हुए सहायता देने से अस्पष्ट कर दिया इल्तुतमिश ने। 1224 ईस्वी में फारस लौट गया। मंगलबर्दी के वापस लौटने की भारत में मंगोलों के आक्रमण का भय भी समाप्त हो गया। इस प्रकार 1224 तक इनका संकट रहा, इसके बाद समाप्त हो गया। इस प्रकार अपनी दूरदर्शिता एवं कूटनीतिज्ञता के द्वारा इल्तुतमिश ने भारत को मंगोलों के आक्रमण से मुक्ति दिला दी, बचा लिया। इसके बाद बंगाल विजय आती है। 1230 में यह विजय प्राप्त की थी। बंगाल के विषय में जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल में बंगाल का सामंत शासक अलीमर्दान था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था तो उस समय बंगाल का शासक जो था अलीमर्दान था और
अहमद की मृत्यु के पश्चात अली मर्दान ने स्वतंत्र शासन की घोषणा कर दी, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। दिल्ली के सुल्तान को कर देना बंद कर दिया। अली मर्दन ने सुल्तान अलाउद्दीन के नाम से शासन प्रारंभ किया। अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से उसने खिलजी सरदारों का दमन किया और शीघ्र ही खिलजी सरदार उसके विरोधी हो गए। कुछ समय पश्चात अली मर्दान की हत्या कर दी गई और हिशामुद्दीन इवाज को बंगाल का शासक बनाया गया। हिशामुद्दीन इवाज ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया, अपना साम्राज्य बढ़ाया जाए, जो हर शासक की पहल होती है। निकटवर्ती हिंदू राज्यों कामरूप, तिरहुत, जाजनगर आदि पर अधिपत्य करके एक शक्तिशाली राज्य स्थापना की। किसने? हिमाजुद्दीन इवाज ने। इल्तुतमिश बंगाल की बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारना चाहता था, बंगाल को पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन लाना चाहता था इल्तुतमिश, परंतु यलदौद कुबाचा व मंगोल आक्रमण के भय के कारण पूर्व दिशा में वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इन समस्याओं को के सुलझ जाने के पश्चात इल्तुतमिश ने एक विशाल सेना को पूर्वी अभियान के लिए भेजा। बिहार पर अधिकार इल्तुतमिश का सीधा अधिकार हो गया। वहां उसने मलिक जानी को प्रांतीय शासक नियुक्त किया। बिहार में मलिक जानी को प्रांतीय शासक नियुक्त किया। इवाज ने स्वयं इल्तुतमिश का सामंत होना स्वीकार कर लिया। यहाँ पे इवाज ने क्या किया? स्वयं को अपना इल्तुतमिश का कि हम आपकी प्रभुसत्ता स्वीकार करते हैं, स्वीकार कर लिया। बंगाल में इवाज ने, इवाज कौन था? वही हिशामुद्दीन इवाज। इल्तुतमिश का सामंत होना स्वीकार कर लिया, वार्षिक घोषणा कर दी तथा बिहार पर आक्रमण कर मलिक जानी को परास्त कर बिहार पर अधिपत्य कर लिया। इल्तुतमिश को जब यह सूचना प्राप्त हुई तो वह क्रोधित हुआ और अपने पुत्र नासिरुद्दीन को इवाज का आक्रमण करने के लिए भेजा। यहाँ पे किसको भेजा? नासिरुद्दीन इवाज को। जब नासिरुद्दीन इवाज आक्रमण करने गया, किंतु इस युद्ध में वह मारा गया। इस प्रकार बंगाल पर पुनः इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन को अवध के साथ साथ बंगाल का भी शासक बनाया। पहले अवध में था, अब बंगाल में भी शासक बना। नासिरुद्दीन शाह की मृत्यु के बाद जब 1229 में इसकी मृत्यु हो जाती है तो खिलजी सरदारों ने पुनः विद्रोह प्रारंभ कर दिया। मलिक मलका बंगाल का शासक बना। इसके पश्चात 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पुनः बंगाल पर आक्रमण किया और बलका की हत्या कर दी। इस प्रकार बंगाल पर इल्तुतमिश का आधिपत्य हो गया। बलका यानी कि अली मर्दन के बाद उसका पुत्र गयासुद्दीन था, उसको पराजित किया था और यहाँ पे 1230 में इनका आधिपत्य हो गया। इसके बाद आता है हिंदू राजपूत संघर्ष। हिंदू राजपूत संघर्ष में रणथंभौर 1226 में जब आंतरिक समस्याओं से छुटकारा मिलते ही इल्तुतमिश ने विजय कार्य आरंभ किया और इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंभौर को आधिपत्य में लिया। 1227 में मंडोर को आधिपत्य में लिया। 1231 में ग्वालियर पर विजय प्राप्त की
और जिस समय 1231 में विजय प्राप्त हुई, उसी समय इस विजय उपलक्ष्य में सिक्कों पर रजिया के नामों का उल्लेख किया। ये अहम भूमिका थी। यहाँ पे रजिया इनकी पुत्री का नाम था। दोआब पर विजय, जिसमें दोआब पर विजय प्राप्ति, बदायूं, बनारस, कन्नौज के क्षेत्र आते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने विजय प्राप्त की। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, 18 फरवरी 1229 में सुल्तान की उपाधि उनको प्राप्त हुई थी। बगदाद के खलीफा अल इमाम मुस्तसिर बिल्ला थे। उस समय बगदाद के खलीफा अल इमाम मुस्तसिर बिल्ला, और इन्होंने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि से विभूषित किया था। खलीफा का सहायक किसे कहते हैं, यानी नासिर अमीर उल मोमिन को, इसका मतलब होता है खलीफा का सहायक की उपाधि से विभूषित किया। अरबी सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका 175 ग्रेन का था, और तांबे का जीतल जो 32 रत्ती का होता था, जिसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो इनकी मांग तौल थी, उत्तर भारत में एक टंका का 48 जीतल के बराबर था, और दक्षिण भारत में एक टंका 50 जीतल के बराबर था। इसके बाद न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत इनके क्या उपलब्धियां थी, आइए देखते हैं इसको साफ करके। इल्तुतमिश अर्थात सुल्तान ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जिसकी नींव कुतुब मीनार की कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने समय में रखी थी, जो अपूर्ण था। उसका पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। एकता व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया, जिसके अंतर्गत एकता व्यवस्था, इसके अंतर्गत सभी सैनिकों व गैर सैनिक अधिकारियों को वेतन के बदले में भूमि प्रदान की जाती थी। ये थी एकता व्यवस्था के अंतर्गत। एकता व्यवस्था क्या है? एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ भूमि है। यह भूमि एकता तथा इसे लेने वाले एकतादार कहलाते थे। टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा का भारत में प्रचलन का श्रेय इल्तुतमिश अर्थात सुल्तान को जाता है। न्यायप्रिय शासन व्यवस्था इल्तुतमिश की बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही न्यायप्रिय शासक था ये। इब्न बतूता कहते हैं, इन्होंने कहा कि अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित करवाई, जिनके गले में घंटियां लटकती थी तथा जिनको बजाकर कोई व्यक्ति न्याय मांगता था। और एक बात और थी उस समय की कि न्याय चाहने वाले व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करके न्याय मांगने के लिए जाते थे। इल्तुतमिश ने निर्माण कार्य भी किया है, जिसके अंतर्गत मोहम्मद गोरी की स्मृति में मदरसा-ए-मुअज्जी का निर्माण कराया, और दूसरा इसके पुत्र जो थे नासिरुद्दीन, अपने पुत्र की स्मृति में नासिरी मदरसा का निर्माण कराया। सुल्तान को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। इसी समय से गुंबद बनने लगे थे। सुल्तान गढ़ी मकबरा अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया है इन्होंने, और यह भारत का प्रथम मकबरा था। यह था इल्तुतमिश के उपलब्धियां दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। गुलाम वंश था। अब कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। रुकुद्दीन फिरोज शाह इसके बाद शासक होता है। इसके बाद रजिया सुल्तान जो उनकी पुत्री थी वो शासन की बागडोर संभालती है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। कैसा लगा
जरूर कमेंट करके सूचित कर दिए। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मुलाकात होगी मध्यकालीन इतिहास के साथ। नमस्कार दोस्तों।